Identify the errors in the given sentence and choose the sentence that rectifies these errors. हम लोग error find करना है हम लोग को. I have क्वेश्चन वन. आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. दिस टाइम सी टुक एन एन अनयूजुअल होगा. एन अनयूजुअल डिसीजन इन एन अनप्रेजुडिस्ड वे. यहाँ पे कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा, ये बी नंबर सही होगा. टुक एन अनयूजुअल डिसीजन इन एन अनप्रेजुडिस्ड वे. यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट. एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन like decision, book, car, idea, etc. must have a determiner before it. That determiner can be एक article हो सकता है, a and the, possessive हो सकता है, my, her, their, और एक quantifier हो सकता है, one, each, this, etc. ठीक है. क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है? एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मस्ट हैव ए डिटरमाइनर बिफोर इट. जो भी काउंटेबल नाउन है सिंगुलर है, उसके पहले एक डिटरमाइनर होना ही चाहिए. चाहे वो आर्टिकल हो सकता है, वो पॉजेसिव हो सकता है, या वो क्वांटिफायर हो सकता है. ऑन, वन, ईच, दिस, दैट, ये सब. नेक्स्ट. माई मॉम मेड हर मफिन्स. माई मॉम मेड हर मफिन्स बट सी डिड नॉट इट नन. अरे यार, ये यहाँ पे दो दो निगेटिव हो गया ना, तो सी डिड नॉट इट एनी कर देंगे. निगेटिव वाक में एनी यूज करते हैं. चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं. द फ्रेज डिड नॉट इट नन contains a double negative which is grammatically incorrect in standard English. वाई, स्टेप टू, वाई एनी इज करेक्ट. यहाँ पे देखिए, इन नेगेटिव सेंटेंसेज वी यूज एनी, नॉट सम और नन. सम और नन का तो प्रयोग नेगेटिव में हम करते ही नहीं है. उसके जगह पे हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. आई डोंट हैव एनी मनी. आई डोंट हैव एनी मनी. ही डिड नॉट बाई एनी बुक्स. ही डिड नॉट बाई एनी बुक्स. सी डिड नॉट ईट एनी मफिन्स. यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वहां पे एनी का यूज किए हम लोग. नेक्स्ट. टाइड पूल इज, अरे इज एन आइसोलेटेड. यहाँ पे एन होगा, एन यूज होगा. एन आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर बिकम्स ट्रैप्ड एज टाइड गोज आउट. कौन सा सेंटेंस होगा ये? टाइड. यहाँ पे ये भी नहीं होगा. एन यही एक ही है. We must use an before words that begin with a vowel sound, a, e, i, o, u. Not necessarily a vowel letter, but a vowel sound. ये हमेशा याद रखिएगा. कोई भी वर्ड जिसका साउंड वोवेल हो, उसमें हम लोग एन का यूज करते हैं, ना कि वोवेल लेटर देख करके, ए, ई, आई, ओ, यू. नेक्स्ट. He behaves if he were a king. He, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या? बिहेवियर का केस है ना, यहाँ पे एज इफ होगा. he behaves as if he were king. ये सी सही होगा. नेक्स्ट देखिए. वी यूज एज इफ और एज दो टू डिस्क्राइब इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन. रूल क्या कहता है? वी यूज एज इफ और एज दो टू डिस्क्राइब इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस. करेक्ट स्ट्रक्चर जो इसका होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज इफ और एज दो प्लस क्लॉज होगा पास्ट टेंस फॉर इमेजिनरी सिचुएशन. ठीक है. अप्लाई द रूल. यहाँ देखिए, he behaves if he were a king. नहीं, यहाँ पे होगा he behaves as if he were a king. Trick to remember. यहाँ पे ट्रिक देखिए. We use as if when you describe behavior that only appears to be true. ऐसा appears होना चाहिए कि हाँ उसका व्यवहार इस तरह का लग रहा है. जैसे देखिए, she talks as if she knew everything. He smiles as if nothing happened. ये याद रखिएगा. स्ट्रक्चर में सबसे मेन पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज इफ या एज दो, उसके बाद पास्ट टेंस का इमेजिनरी क्लॉज आता है. नेक्स्ट. व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर फ्री डेज अदर देन वाचिंग मूवी. याद रखिए, अदर देन जो है यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद जो जेरंड आता है. ठीक है. यहाँ देखिए, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब. रूल देखिए क्या बोल रहा है. यहाँ पे होगा वाचिंग मूवीज, भी सही होगा.
द रूल क्या बोल रहा है, द वर्ड देन इन दिस फ्रेज अदर देन एक्ट्स एज ए प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे देन जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। एंड मोस्ट प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए जेरंड, द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन। ठीक है, ये जो जेरंड है वो भी नाउन ही का काम करता है। करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्रीपोजिशन प्लस जेरंड। ठीक है, नॉ की प्रीपोजिशन प्लस इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट स्ट्रक्चर है प्रीपोजिशन प्लस जेरंड। तो यहाँ पे देन प्रीपोजिशन है तो वाचिंग मूवीज हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वुड बी मेट अस नेक्स्ट वीक। एक तो यहाँ पे अगर हम इसको पैसिव बनाए तो मेट यहाँ पे सही हो जाएगा, या यहाँ पे सेंटेंस देखिए ही वुड, ये तो गलत, पहला तो गलत होगा। ही वुड नॉट, ही वुड नॉट, यहाँ पे नोट कहाँ से, नॉट कहाँ से आएगा, गलत है। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, ये सही होगा डी। यहाँ देखिए ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक यूजेस द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए ही वुड बी मीट अस नेक्स्ट वीक, ये प्रोग्रेस का, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का बात करता है। तो रूल देखिए क्या बोलता है, जब भी कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का बात करे या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो सब्जेक्ट प्लस द विल बी प्लस वी आई एन जी का प्रयोग करते हैं, वी फोर का प्रयोग करते हैं। मीनिंग देखिए यहाँ का कर रहा है, दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। द फ्रेज नेक्स्ट वीक इंडिकेट्स दिस फ्यूचर टाइम। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वीक जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। जैसे एट 3 PM नेक्स्ट ट्यूसडे ही विल बी मीटिंग अस, वो हम लोग से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, while I was waiting for Asa, while I was waiting for Asa, यहाँ पे for shopping I spilled lemonade on my new trousers। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूल क्या कहता है, पहले रूल पढ़ते हैं। When you want to express the purpose or reason for an action, you use the infinitive form of the verb to plus base form। हमेशा याद रखिए जब भी हम पर्पस और रीजन को शो करते हैं फॉर एन एक्शन, यहाँ पे देखिए while I was waiting, while I was waiting for Asa टू शॉप, पर्पस क्या है, रीजन क्या है, शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू शॉप, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। एक्शन इन ऑर्डर टू प्लस बेस वर्ब। ठीक है, आई वांट टू, आई वेंट टू द स्टोर, एग्जांपल देखिए आई वेंट टू द स्टोर टू बाय, रीजन क्या है, टू बाय मिल्क, तो पर्पस को शो कर रहा है तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज होगा। In the original sentence, the speaker was waiting for Asa. The purpose of Asa intended action is implied. She was going out to shop. ठीक है, next, whether she wishes to relocate to Mumbai or continues to live here। यहाँ पे देखिए whether she wishes to relocate to Mumbai or continues to live here is her personal decision। यहाँ पे is होगा, यहाँ पे वेदर जो है ये सब्जेक्टिव केस है जो कि सिंगुलर है। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या कहता है, क्लॉजेज, क्लॉजेज दैट बिगिन विथ वर्ड्स लाइक वेदर, दैट और व्हाट एंड फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल देखिए दैट ही फेल्ड द टेस्ट इज अनफॉर्चुनेट, है ना, वेदर से स्टार्ट हो सब्जेक्ट, डैट के से स्टार्ट हो, वाट से स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होगा। और एक और केस यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, वेदर के साथ और यूज करते हैं, और इज ए पेयर ऑफ कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, द वर्ब इज सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट। तो और का क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन है, कंटिन्यूज टू लिव हेयर, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, he gave his heart and soul, क्या बोल रहा है, he gave his heart and soul to make the entire soul एक successful। heart and soul मतलब entire energy and effort। ठीक है, entire energy and effort। select the most appropriate option that can substitute replace the bracketed segment in the following sentence, I look forward to seeing you soon।
हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, लुक फॉरवर्ड टू प्लस जेरंड और नाउन। चलिए, select the most appropriate option that can substitute replace the bracketed segment in the following sentence। यहाँ पे रूल क्या कहता है, लुक रूल बोलता है लुक फॉरवर्ड जो होता है, लुक फॉरवर्ड के बाद टू प्लस जेरंड आता है, ठीक है, जेरंड आता है या जेरंड या नाउन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, बी होगा आंसर। नेक्स्ट, हरीश इज क्लेवर देन वाइज। देखिए एक ही व्यक्ति का रूल क्या कह रहा है, वेन कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वालिटीज बिलोंगिंग टू द सेम पर्सन और थिंग यू मस्ट यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जब एक ही व्यक्ति का दो डिफरेंट क्वालिटीज को हम लोग बताते हैं तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव देन फिर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है, मोर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मोर क्लेवर देन वाइज, ये होगा, ठीक है, मोर क्लेवर देन वाइज, डी होगा, ठीक है। रूल हमेशा याद रखिए, जब एक ही व्यक्ति का दो क्वालिटीज को हम लोग दर्शाएंगे तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। इन अदर वर्ड्स यू ऑलवेज यूज द वर्ड मोर बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव even if that adjective is a short one like clever that normally takes the er ending, फिर भी हम लोग इसमें मोर लगाएंगे, ठीक है, जब एक ही व्यक्ति का दो क्वालिटीज को दर्शाना हो। नेक्स्ट, द फायर फाइटर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है, यहाँ पे पुट आउट होगा। पुट आउट मतलब क्या होता है, पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश और स्टॉप ए फायर लाइट फ्रॉम बर्निंग। एग्जाम्पल, द कैंपर्स पुट आउट देयर फायर बिफोर लिविंग। नेक्स्ट, पुट ऑफ मीन्स to postpone or delay something or to make someone dislike something। We had to put off the meeting until tomorrow, ठीक है। पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कीजिए या डिले कीजिए या मेक समवन डिसलाइक समथिंग, ठीक है, पुट ऑफ हो जाएगा। पुट इन क्या होगा, मीन्स टू इंस्टॉल इक्विपमेंट, सबमिट ए रिक्वेस्ट और स्पेंड टाइम और एफर्ट। he put in a lot of effort to pass the exam, ठीक है, मतलब उसने बहुत सारा एफर्ट लगाया, ठीक है, एफर्ट लगाया, टाइम लगाया टू पास द एग्जाम। पुट इन मतलब मीन्स टू इंस्टॉल इक्विपमेंट, सबमिट ए रिक्वेस्ट और स्पेंड टाइम और एफर्ट, उसको पुट इन कहते हैं। पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश, स्टॉप ए फायर लाइट फ्रॉम बर्निंग। अब पुट ऑन मीन्स क्या होता है, पुट ऑन मीन्स टू ड्रेस वन सेल्फ और टू स्विच ऑन ए डिवाइस और टू स्टेज ए शो, ठीक है। प्लीज पुट ऑन ए जैकेट मतलब आप अब जैकेट पहन लीजिए। पुट ऑन मतलब ड्रेस वन सेल्फ या स्विच ऑन डिवाइस या स्टेज शो। नेक्स्ट, research in social sciences is plagued nowadays on gloomy definitions and measurement। यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। पहला चीज ये प्लेग्ड है और इज है, इसका मतलब ये पैसिव है, पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस हमेशा वो बाई लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज प्लेग्ड nowadays by gloomy definitions and measurements। रूल क्या कहता है देखिए, the verb plague means to cause continual trouble or distress to someone or something। when used in the passive voice, is plagued the standard idiomatic preposition used to introduce the source or cause of the trouble is by। correct collocation होगा is plagued by। Raghav, who studies tourism at present, is planning to go abroad after his graduation। यहाँ पे देखिए रूल क्या बोलता है, present continuous structure, subject plus is mr plus ving, present participle, time markers for present continuous। जिस सेंटेंस में नाउ हो, राइट नाउ हो, एट द मोमेंट हो, करेंटली हो, एट प्रेजेंट हो, वो सारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे होगा राघव हु इज स्टडिंग tourism at present is planning to go abroad after his graduation।
तो टाइम मार्कर्स याद कर लिए ना। टाइम मार्कर्स क्या होता है, नाउ होता है, राइट नाउ होता है, एट द मोमेंट होता है, करेंटली होता है, एट प्रेजेंट होता है। ये सब क्या दर्शाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो हमेशा इज, एम आर और V3 का यूज, V4 का यूज करेंगे। नेक्स्ट, प्लेसिंग ए placing a huge magnet atop the temple posed to be the biggest hurdle for the mission। यहाँ पे posed ही सही लग रहा है। अब देखिए रूल क्या कहता है। The structure of the sentence suggests that the act of placing a huge magnet atop the temple was considered or turned out to be the biggest hurdle in the past। The correct idiomatic phrase to express this outcome or state in the past is posed to be। The phrase posed to be या be posed to be in the passive voice means to present itself as or turn out to be something। ठीक है, तो यहाँ पे यही सही लग रहा है, posed to be। One of the most horrifying serials of the Indian television industry was broadcast 20 years ago। यहाँ पे देखिए रूल क्या कहता है, ing वर्सेस ed एडजेक्टिव। एक ing एडजेक्टिव होता है, एक ed एडजेक्टिव होता है। Participle adjectives are forms of verbs ving और ved that function as adjectives। ठीक है, ing एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये डिस्क्राइब द थिंग और पर्सन दैट कॉजेज द फीलिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, जो थिंग और पर्सन दैट कॉजेज द फीलिंग ए हॉरिफाइंग साइट, द साइट कॉजेज हॉरर। ठीक है, और ed एडजेक्टिव्स क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, डिस्क्राइब द पर्सन हु एक्सपीरियंसेस द फीलिंग, जो एक्सपीरियंस को फील करता है उसको डिस्क्राइब करता है ed एडजेक्टिव। द हॉरिफाइड चाइल्ड, द चाइल्ड फील्स हॉरर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल, नहीं जो कॉज कर रहा है, जो फीलिंग कॉज कर रहा है, तो यहाँ सीरियल है ना, तो यहाँ पे मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मोनिका सेड टू हर मदर दैट, Monica said to her, I have passed the examination। नहीं, यहाँ पे मोनिका said to her mother, यहाँ पे डैट नहीं बी होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोला, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होता है यूजेज कोटेशन मार्क्स एंड ए कॉमा बिफोर द कोट। ठीक है, और नो कंजंक्शन डैट इज यूज्ड। यहाँ पे डैट यूज नहीं होता है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए मोनिका सेड टू अ मदर आई हैव पास्ड, बी होगा। नेक्स्ट, इफ सी हैड गोन टू द पार्टी, यहाँ पे देखिए कंडीशनल का थर्ड रूल है, इफ सी हैड गोन टू द पार्टी सी कुड हैव मेट अमित। यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। देखिए थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर, द सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए hypothetical situation in the past, something that did not happen, and the imagined consequence. This required the third conditional structure, if clause, if subject plus past perfect had plus V3 main clause, subject plus would could might have plus V3 past participle। Next, Heba dropped off the club unexpectedly to say hello and catch up। यहाँ पे देखिए ड्रॉप बाय, रूल क्या बोल रहा है, ड्रॉप बाय द फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू विजिट समवन और ए प्लेस इनफॉर्मली एंड विदाउट मेकिंग ए प्रायर अपॉइंटमेंट इज ड्रॉप बाय और ड्रॉप इन। ड्रॉप इन टू मेक ए कैजुअल और ब्रीफ विजिट। तो क्या बोल रहा है, हेबा ड्रॉप्ड बाय द क्लब अनएक्सपेक्टेडली टू से हेलो एंड कैच अप। ड्रॉप्ड बाय यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, solving the riddle given by our teacher is far beyond our capacity। यहाँ पे far होगा। अब यहाँ पे मीनिंग देखिए, far क्या होता है, the positive degree adjective adverb meaning to a great distance or to be great extent। this problem is far too complex। ठीक है, नेक्स्ट farther क्या होता है, the comparative degree used specifically to indicate a literal measurable physical distance that is greater than another। मुंबई इज, एग्जाम्पल देखिए, मुंबई इज फार्दर देन पुणे फ्रॉम माई सिटी। फर्दर देखिए, द कंपेरेटिव डिग्री यूज टू मीन
more or additional or a figurative distance and extent. Note, while further can be used for figurative distance, far beyond is the strongest and most common idiom here. ये सब पढ़ लीजिएगा पॉज करके. नेक्स्ट, तो यहाँ पे फार ही सही है. The architect argued that aesthetics should not be subordinated to functionality. यहाँ रूल देखे क्या बोल रहा है. The verb serve or subordinate means to place or treat something as being of less importance than something else. When you indicate what something is being made secondary to, the standard required preposition is to. Subordinate something to something of greater importance. देखिए, the architect argued that aesthetics should not be subordinated to functionality. यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है, जब when you indicate what something is being made secondary, जब secondary का बात हो तब to का यूज करते हैं. Next, if the security protocol is breached, the system alerts administrators instantly. यहाँ पे देखिए जीरो कंडीशनल follows this tense pattern. If clause, if subject plus simple present tense, main clause subject plus simple present tense. In the context, the condition security protocol leads to an automatic result, system alerts. If the security protocol is breached, the system alerts administrators instantly. Next, it remains unclear whether the board intends to implement the proposal or if the statement was merely a strategic ploy aimed at appeasing shareholders in light of the recent legal setbacks. यहाँ पे देखिए, it remains unclear whether the board intends to implement the proposal और if यहाँ पे और if साथ में नहीं होगा, यहाँ पे गलत है. देखिए रूल क्या बोलता है, redundancy. A more probable error in entire sentence, though marked as part 2, lies in the construction of the two parallel clause. It remains unclear whether the board intends to implement the proposal or if the statement was merely a strategic ploy. When using whether, the construction usually continues with or not, or just or followed by the alternative action. The construction whether or if is considered grammatically awkward or redundant. यहाँ पे of, यहाँ पे if को हटा दीजिए. Next, the presumption not that the policies themselves, यहाँ पे word कैसे हो जाएगा, यहाँ presumption subject है तो was ना होगा, was ill conceived but rather that their rhetorical framing laden with abstractions alien to grassroots discourse have contributed more to civic apathy than implementation failures per se, reflects a deeper institutional detachment than previous acknowledged. वही पहला होगा गलत, has contributed more to civic apathy होगा, word गलत है. Next, choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence. He walked slowly lest he should fall. यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्लासिक स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड वे टू फॉर्म द क्लॉज आफ्टर लेस्ट इज यूजिंग बाय ऑक्सिलरी वर्ब शुड. एक्शन लेस्ट शुड, लेस्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड है, उसके बाद बेस वर्ब है. तो ये सेंटेंस थोड़ा सही होगा और ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. शी स्टडीड हार्ड लेस्ट शी वॉक्ड स्लोली लेस्ट ही शुड फॉल. शी स्टडीड हार्ड lest she should fail the exam. He wears a coat lest he should catch a cold. ठीक है. He walked slowly lest he should fall. ये भी सही है, ये भी सही है. ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन हो गया. Next, यहाँ पे देख, given that the original sentence means he walked slowly because he was afraid he would fall. The option for fear of falling is the clearest and most direct functional equivalent. The option lest he fall is also structurally correct but अड़के ये, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।